जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास 8 रहेगी आज। और आज जो 8वीं क्लास है उसके अंतर्गत जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चिंतन व अभिप्रेरणा। यानी चिंतन व अभिप्रेरणा टॉपिक रहेंगे इसके अंतर्गत। और इस क्लास में दोनों टॉपिक पूरे क्लियर किए जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और चिंतन व अभिप्रेरणा टॉपिक को आप क्लियर करें अच्छी प्रकार से। जो भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं उन क्वेश्चनों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण विषय वस्तु इस चिंतन और प्रेरणा के अंतर्गत यहाँ पे रखी गई है। तो इसलिए आप साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और इसको अच्छी प्रकार से यदि आप वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप कोई क्वेश्चन आप गलत भी नहीं करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, किसी प्रकार से स्किप न करें। और यदि आप स्किप करेंगे तो वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप आरपीएससी के 2-3 क्वेश्चन है वो आप खो देंगे। तो आप वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को पूरा देखें और साथ में अपने नोट्स भी बनाएं। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जैसे ही ये चैप्टर पूरी इकाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो लाए जाएंगे। शुरू होता है चिंतन, अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग। तो चिंतन या थिंकिंग, इस आप तस्वीर को देखकर समझे होंगे कि चिंतन क्या होता है, थिंकिंग से कैसे जुड़ा होता है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और मनोविज्ञान में ज़्यादातर तस्वीरों को, बच्चों की स्थितियों को, उसके स्वभाव को देख करके ही हम मनोविज्ञान के बारे में पता लगा सकते हैं, या मनोविज्ञान को हम बच्चे के मनोविज्ञान को हम पढ़ सकते हैं। तो थिंकिंग और चिंतन क्या है, चलते हैं इस पे अपने चर्चा करते हैं आगे। थिंकिंग और चिंतन मनोविज्ञान में क्या है। देखिए, चिंतन विचार करने को, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसे जिसके द्वारा ज्ञान संचित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ चिंतन आपको समझ लेना है कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया, यानी चिंतन है वो विचार करने की हमारी वो मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है। जो हमारे सामने जब किसी प्रकार की समस्या आती है तब वो आरंभ होती है। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जैसे उस प्रॉब्लम को आप देखते हो, प्रॉब्लम को देखने के बाद अच्छे प्रकार से उसकी स्टडी करने के बाद आप उसके बारे में चिंतन मनन शुरू कर देंगे। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। और उसके अंत तक चलती रहती है, यानी जब तक वो समाधान नहीं हो जाता उसका तब तक ये चलती रहती है। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी चिंतन है वो एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया मानी जाती है जिसके द्वारा ज्ञान संचित होता है, यानी जिसके द्वारा ज्ञान संचित होता है। और इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति शामिल है, कल्पना शामिल है और अनुमान शामिल है। यानी स्मृति, कल्पना और अनुमान आदि मानसिक प्रतिक्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। ये क्या है? ये मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है जो हमारे सामने कोई समस्या आती है तो स्मृति से संबंधित, कल्पना से संबंधित, अनुमान से संबंधित प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती है। अब समस्या आई, यहाँ पे दिखाया गया समस्या आई, उसके बाद समस्या आते ही चिंतन शुरू हुआ। और उसके बाद चिंतन शुरू होता है तो वो समस्या का क्या कर देता है? समाधान कर देता है। तो ये यहाँ एक प्रोसेस दिखाया गया है। कई बार क्या होता है कि अपने को ध्यान देना, आरपीएससी में इसी को ही पूछ लिया जाता है और उसको पूछा कैसे जाता है ये अपने को ध्यान है। ऊपर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे कि निम्न में से सही क्रम है। तो निम्न में से सही क्रम है तो एक तो सही क्रम इसमें दिया होगा, बाकी इसको उल्टे इधर उधर करके लिखा होगा या फिर कोई एक शब्द और जोड़ा होगा। तो इस प्रकार अपने को सही कौन सा उसको छांटना है। तो सबसे पहले क्या होता है? समस्या आती है। समस्या आते ही हमारे सामने चिंतन शुरू हो जाता है। और ये चिंतन जब हम करते हैं तो उसका क्या कर लेते हैं? समाधान कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी सही रहेगी, सही क्रम में यही प्रक्रिया होगी। मानसिक गत्यात्मक क्रिया, इसके बाद क्या है? मानसिक गत्यात्मक क्रिया यहाँ से होती है। उसके बाद परिभाषाएं आती हैं, यानी चिंतन से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं उन्हीं परिभाषाओं को अपने यहाँ देखते हैं। तो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, चिंतन से संबंधित पहली परिभाषा आती है, वो आती है रोस की। पहली परिभाषा है
वो रोस के अनुसार है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चिंतन एक ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अब अपने को वैसे तो कोटेशन पूछी जाती है पेपर के अंतर्गत, लेकिन सबसे बड़ी हर एक विद्यार्थी की समस्या रहती है कि कोटेशन याद नहीं होती। और कई बार विद्यार्थी क्लास में भी बोलते हैं कि सर ये कोटेशन याद नहीं होती। तो मैं इन कोटेशन का मैं क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ, और आप यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोटेशन याद करने में रट्टे नहीं लगाने हैं अपने को। यहाँ अपने को थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करना है। और वो कैसे करना है कि जैसे अपने कोटेशन पढ़ रहे हैं, तो जिसके बारे में कोटेशन दी जा रही है, तो लगभग भावना हर मनोवैज्ञानिकी की एक ही रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा शब्दों का हेर फेर रहता है। तो अपने को उन शब्दों को जोड़ना है। जैसे यहाँ के रोज क्या कह रहे हैं, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष एक मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो ज्ञानात्मक, मानसिक और गत्यात्मक, ये तीनों शब्द कौन प्रयोग कर रहा है, रोज प्रयोग कर रहा है। इससे संबंधित आप इसको जोड़ दें कि ज्ञानात्मक, मानसिक और गत्यात्मक किससे संबंधित है, रोज से संबंधित है, तो वो आपकी कोटेशन सही हो जाएगी। उसी प्रकार वोरेन के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक, प्रकृतिवादी एवं वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या के समाधान तक पहुंचती है। अब वोरेन क्या कर रहा है, चिंतन प्रतीकात्मक, प्रकृतिवादी एवं वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या के समाधान तक पहुंचती है। तो यहाँ वो प्रतीकात्मक, प्रकृतिवादी और वैचारिक तीन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, वोरेन से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद अगली आती है सिल्वरमैन के अनुसार। चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। यानी चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। तो ये क्या है, ये चिंतन से संबंधित कोटेशन है, इसको आप अच्छी प्रकार से आप देख लें। उसके बाद कुछ कोटेशन और भी हैं जो आगे यहाँ आपकी कोटेशन दी गई है। इन कोटेशन का पहली है कागन और हैममैन के अनुसार। तो यहाँ इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, कागन और हैममैन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों में इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। इसी प्रकार कोल्सनी के अनुसार संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। उसके बाद वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने को मानसिक क्रिया है। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है। उसके बाद जेएस रोस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है। तो इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग चिंतन पे परिभाषाएं दी गई है। इसके बाद जो आता है वो आता है जेपी गिलफर्ड के अनुसार। जेपी गिलफर्ड क्या कहते हैं, चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है, प्रत्येक प्रकार के चिंतन को कोई न कोई दिशा अथवा लक्ष्य अवश्य होता है। चिंतन में बालक क्रियाशील रहता है और यह एक प्रकार का आंतरिक संभाषण है। चिंतन वस्तुओं, प्रतिमाओं और प्रतीकों आदि किसी के भी संबंध में हो सकता है। तो ये चिंतन से संबंधित कोटेशन थी। इसके बाद अगला जो आता है वो चिंतन के प्रकार आते हैं। क्या आता है, चिंतन के प्रकार आते हैं। तो चिंतन के प्रकार कौन कौन से अपने इन्हीं प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं कि चिंतन के प्रकार कौन से हैं। बालकों में चिंतन के मुख्यतः 4 प्रकार हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। पहला क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन में क्या होता है कि इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। दादा के घर आने पर यदि बालक को उनसे काफी दिनों तक बादाम मिलते हैं, तो जब भी वे घर लौटते हैं सभी बादाम का विचार उसके मस्तिष्क में आ जाता है और
वह दौड़ता हुआ उनके पास जाता है और यह निम्न स्तर का चिंतन है। अतः यह विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये अपने को प्रत्यक्षात्म चिंतन समझ लेना, क्या कह रहा है प्रत्यक्षात्म चिंतन, कि इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चिंतन का संबंध किससे है? पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। अब पूर्व अनुभव आधारित क्या है? जैसे घर से दादाजी जाते हैं और जब भी वो बाजार जाते हैं दादाजी और वापिस आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जैसे टॉफियां लेकर के आते हैं। तो उसके बाद जब भी वो दादाजी बाजार जाएंगे और वापिस आएंगे तो हो सकता है दादाजी के पास टॉफी न हो, लेकिन फिर भी बच्चे टॉफी को समझते हुए यानी टॉफी की एक कल्पना करते हुए, टॉफी का चिंतन करते हुए वो क्या करेंगे? दादा की तरफ दौड़ेंगे। और अब यदि होती है तो मिल जाएगी, नहीं होती है तो कई बार क्या होता है कि जैसे दादाजी लाए नहीं, बच्चों को कहेंगे बेटा आज तो मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं खरीद नहीं पाया और नहीं लाया, अब की बार आऊंगा तब लेकर के आऊंगा। लेकिन टॉफी दादाजी के पास नहीं थी, फिर भी वो दौड़ते उन दादाजी के पास गए हैं। तो ये जो चिंतन है वो क्या है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, यानी पूर्व अनुभवों पर आधारित है। ये पूर्व अनुभव पर आधारित चिंतन है ये। और इस चिंतन को यहाँ क्या कहा गया है? निम्न स्तर का ये चिंतन होता है। ये चिंतन क्या होता है? निम्न स्तर का चिंतन होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से भी बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखना कि निम्न में से निम्न स्तर का चिंतन है। नीचे चिंतन के सभी प्रकार दिए होंगे, तो आपको निम्न स्तर का चिंतन है तो वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन को ही चुनाव करना है, क्योंकि निम्न स्तर का चिंतन कौन सा होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। अतः विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। यहाँ भी ध्यान रखना, विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। अब पशुओं में भी आपने देखा होगा, आप गौशाला के अंतर्गत जाते हो, हर रोज जाते हो, और आप किसी गाय को एक विशेष नाम से पुकारते हो और हर रोज जाकर के उसको रोटी देते हो आप। तो ये लगातार कुछ दिन करने के बाद जब भी आप गौशाला में कभी जाओगे तो वो गाय तुरंत ही आपको क्या है, देख करके आपकी तरफ वो दौड़ती आएगी, या नाम लेते ही आपकी तरफ वो दौड़ती चली आएगी। तो इस प्रकार वो क्या है, ये उन यानी पशुओं में भी इस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। अब उनको गाय को पता है कि आप जाओगे रोटी दोगे तो वो दौड़ के आपके पास आएगी। अब आपके पास रोटी हो या ना हो, लेकिन गाय पक्का आपके पास आएगी। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इसमें न तो भाषा का प्रयोग किया जाता है और न नाम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये तो केवल एक चिंतन होता है। और चिंतन यानी पूर्व अनुभव के आधार पर चिंतन करके ही, चाहे वो बच्चे हो चाहे पशु हो, आपके पास आएंगे। न तो नाम पुकारने की जरूरत है और न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा जो चिंतन आता है वो आता है कल्पनात्मक चिंतन। दूसरा क्या प्रकार है? कल्पनात्मक चिंतन का आता है। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य में होता है। यानी पूर्व अनुभवों पर आधारित किसके लिए होता है? भविष्य में होता है। यानी पूर्व अनुभवों पर आधारित जरूर होता है, लेकिन होता कहाँ है? भविष्य में होता है। जब दादा घर से बाहर जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे वहां से लौटने पर उसके लिए बादाम लाएंगे। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कल्पनात्मक चिंतन में भाषा नाम का है, लेकिन ये क्या होता है? पूर्व आधारित है। अब जैसे ही मान के चलो दादाजी बाजार जाते हैं या कहीं भी गांव जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो आते हैं तब आपके लिए टॉफियां लेकर के आते हैं या बादाम लेकर के आते हैं। तो जैसे ही मान के चलो कुछ दिनों के बाद दादाजी ने कहा कि कल मैं बाजार जाऊंगा, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि बाजार जाऊंगा तो उस समय ही जब बाजार का नाम लेते ही क्या है, दिमाग में कल्पना होती है, चिंतन होता है कि टॉफियां या बादाम लेकर के आएंगे। तो ये क्या है? ये कल्पनात्मक चिंतन है। ये पूर्व अनुभव पर आधारित तो होता है उसी तरह ही, लेकिन ये होता कहाँ है? इसका एक जो स्वभाव रहता है वो यह रहता है कि ये भविष्य में होता है। यानी जब जाएंगे, अब जाएंगे और जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे तब वो मिलेगी, तो यानी वो भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भविष्य में होता है, ये होता है कल्पनात्मक चिंतन। इसके बाद अगला आता है तीसरा चिंतन। तीसरा चिंतन कौन सा होता है? प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन, ये ध्यान रखना कौन सा है? प्रत्यात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। यानी इस चिंतन का संबंध किससे होता है? पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है, जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा पहुंचा जाता है। यानी इनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है।
दादा को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय का निर्माण करता है। यानी दादा को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। अतः जब वह भविष्य में दादा को फिर देखता है, अतः जब वह भविष्य में दादा को फिर देखता है, तब वह उसकी ओर संकेत करके कहता है, दादा। इस चिंतन में भाषा नाम का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्यात्मक चिंतन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है, यानी पहले से निर्मित प्रत्ययों से होता है, जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। यानी आगे के भविष्य के मतलब आगे के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। दादा को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। यानी जैसे वो बालक दादा को देखता है तो अपने मन में पहले से प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, आता है जब भविष्य में दादा को फिर देखता है, तब यह उसकी ओर संकेत करके कहता है, दादा। तो इस चिंतन में भाषा नाम का प्रयोग किया जाता है। यानी इस चिंतन में क्या होता है, इस चिंतन में भाषा नाम का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें भाषा का प्रयोग होता है। पहले दोनों में भाषा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसमें भाषा का प्रयोग होता है। अब ये क्या होता है, ये प्रत्यात्मक चिंतन होता है। उसके बाद चौथा है, वो आता है तार्किक चिंतन। चौथा क्या आता है, तार्किक चिंतन आता है। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन, तार्किक चिंतन है वो क्या है, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। यानी इसका संबंध किससे होता है, किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन को संज्ञा दी है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। तो इसका संबंध क्या होता है, किसी समस्या के समाधान से होता है तार्किक चिंतन का, और सबसे उच्च प्रकार का ये चिंतन होता है। तार्किक चिंतन क्या होता है, सबसे उच्च प्रकार का होता है। तो इसको भी, सबसे निम्न प्रकार को भी ध्यान रखना है और सबसे उच्च प्रकार का भी आपको ध्यान रखना है। यही से ही आपसे क्वेश्चन आते हैं। और आप कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देते हो, समझ विकसित नहीं करते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे निम्न स्तर का चिंतन कौन सा होगा, सबसे निम्न स्तर का चिंतन प्रत्यात्मक चिंतन, और सबसे उच्च स्तर का चिंतन तार्किक चिंतन होगा। तो सबसे उच्च स्तर का चिंतन तार्किक चिंतन होता है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। उसकी बात है चिंतन का विकास। यानी चिंतन का विकास कैसे होता है, चिंतन के विकास को हम पढ़ेंगे कि बालक में चिंतन का विकास होता कैसे है। इसी के बारे में अपने यहाँ चर्चा करनी है कि बालक में चिंतन का विकास कैसे होता है, किस स्तर पे होता है। क्या देखिए, चिंतन का विकास भाषा के विकास के कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाता है। यानी कब हो जाता है, चिंतन का विकास भाषा विकास के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो जाता है। लगभग 1-2 वर्ष की अवस्था में, 1-2 वर्ष की अवस्था से उसमें चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। कब से हो जाता है, एक 1-2 वर्ष की अवस्था में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 वर्ष की अवस्था में चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक में सर्वप्रथम प्रत्यात्मक चिंतन का विकास होता है। ये भी ध्यान रखना कि बालक में सर्वप्रथम कौन से चिंतन का विकास होता है, प्रत्यात्मक चिंतन का प्रारंभ होता है। बालक के चारों ओर जो मूर्त वस्तुएं, यानी बालक के चारों ओर जो मूर्त वस्तुएं और उत्तेजनाएं होती हैं, सर्वप्रथम वह उनके संबंध में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी बालक के चारों ओर जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, जो 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 मूर्त वस्तुओं का मतलब है, जो वस्तुओं को देख पाता है। मूर्त रूप होता है जो वस्तु उसके सामने है, वो मूर्त रूप होता है। सामने नहीं होती है, वो अमूर्त रूप होता है। तो जो वस्तुओं को, वो चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाता है, और जो उत्तेजनाएं होती हैं, सर्वप्रथम यह उनके संबंध में चिंतन प्रारंभ करता है। यह सबसे पहले किसमें, उनके बारे में वो चिंतन प्रारंभ करता है। उदाहरण के लिए अपने यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए मेज, कुर्सी, खिलौने तथा परिवार के सदस्यों आदि के संबंध में वह सर्वप्रथम चिंतन प्रारंभ करता है। पियाजे का विचार है कि लगभग 7 वर्ष की अवस्था तक बालक की प्रवृत्ति आत्म केंद्रित प्रकार की होती है। अतः बालक अपने स्वयं के संबंध में ही चिंतन अधिक करता है, और उसमें इस अवस्था के चिंतन में तार्किकता का भाव होता है। लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था से बालक में कल्पनात्मक चिंतन तथा प्रत्यात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है, 5-6 वर्ष की अवस्था में ही। यानी लगभग 5 या 6 वर्ष की अवस्था में बालक में कल्पनात्मक चिंतन और प्रत्यात्मक चिंतन दोनों प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद वुडवर्थ क्या कहते हैं, 1954, इन दोनों प्रकार के चिंतनों को विचारात्मक चिंतन कहा है,
बालक में इस अवस्था में प्रतीकों के माध्यम से भी चिंतन का अभाव होता है। लगभग 7 वर्ष की आयु की अवस्था तक बालक को चिंतन में तार्किकता का अभाव होता है और उनके चिंतन का स्तर भी निम्न कोटि का होता है। 7 वर्ष की अवस्था से लगभग 15 वर्ष की अवस्था तक चिंतन का विकास तीव्र गति से होता है। यानी 7 वर्ष की अवस्था से लेकर के 15 साल की जो अवस्था होती है उसमें चिंतन का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ चिंतन में तर्क की प्रधानता भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार ये आपका क्या था, चिंतन से संबंधित है। अब आगे जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, बालकों के चिंतन का विश्लेषण निम्न आधार पर किया जा सकता है। यानी बालकों के चिंतन का विश्लेषण आता है कि बालकों का चिंतन का विश्लेषण किस आधार पे हो, ये हमें भी पता होना चाहिए। चिंतन में सर्वप्रथम समस्या उपस्थित होती है। चिंतन में क्या होता है, सर्वप्रथम समस्या उपस्थित होती है। यह देखा गया है कि बच्चों के सामने जब भी कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह समस्या से संबंधित क्षेत्र में बाधा का अनुभव करता है। बाधा को दूर करने के लिए यह चिंतन करता है, अर्थात चिंतन की क्रिया का आरंभ समस्या की उपस्थिति से होता है। चिंतन की क्रिया आरंभ कहाँ से होता है, समस्या की उपस्थिति से चिंतन का आरंभ होता है। दूसरा है विभिन्न विचारों का आना। दूसरा क्या है, विभिन्न विचारों का आना। दूसरे में है विभिन्न विचारों का आना। विभिन्न विचारों का आना। समस्या के उपस्थित होने पर हमारे मस्तिष्क में उसे हल करने के लिए अनेक विचार आते हैं। यानी यहाँ क्या, समस्या के उपस्थित होने पर हमारे मस्तिष्क में उसे हल करने के लिए अनेक विचार आते हैं। तीसरा अनुमान। समस्या का विश्लेषण करते समय, तीसरा क्या है, अनुमान है। समस्या का विश्लेषण करते समय बालक वर्तमान अनुभवों को अपने गत अनुभवों के आधार पर समान प्रत्ययों की श्रेणी में रखता है और इसके आधार पर वह समस्या समाधान के संबंध में अनुमान लगाता है। यानी आगे क्या है, समस्या का विश्लेषण करते समय बालक वर्तमान अनुभवों को क्या करता है, बालक वर्तमान अनुभवों को अपने गत अनुभवों के आधार पर, यानी वर्तमान अनुभवों को अपने गत अनुभवों के आधार पर समान संप्रत्यों को श्रेणी में रखता है और इसके आधार पर वह समस्या समाधान के संबंध में अनुमान लगाता है। इसके बाद चौथा आता है निर्णय। चौथा क्या आता है, निर्णय आता है। चौथा निर्णय। जब चिंतनकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के संबंध में कोई समाधान उपस्थित हो जाते हैं तो उपयुक्त समाधान को चुनने का निर्णय लेता है। चिंतनकर्ता इसे चुने गए समाधान को चुनने के लिए सार्थक चिंतन के द्वारा प्रमाणित करने का भी प्रयास करता है। तो अगला समाधान आता है। उसके बाद आता है सक्रियता। व्यक्तित्व का चिंतन जितना अधिक सक्रिय होगा, अगला आता है सक्रियता। व्यक्ति का चिंतन जितना सक्रिय होगा वह समस्या समाधान में उतना ही सफल होगा। यानी व्यक्ति का चिंतन जितना सक्रिय होगा उतने ही सरल रूप से वो समस्या का समाधान कर पाएगा। इसके बाद अगला आता है चिंतन और कल्पना में अंतर आता है। यानी चिंतन और कल्पना में अंतर क्या है, चिंतन और कल्पना में अंतर। तो चिंतन और कल्पना में अंतर क्या है, यहाँ अपने को देखना है। चिंतन प्रक्रिया की सहायता से बालक समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करता है। इन पहलुओं को समझे बिना समस्या समाधान संभव नहीं हो सकता है। दूसरी ओर कल्पना में समस्या समाधान की परिस्थिति को नए नए रूपों में देखा जाता है। तो ये चिंतन प्रक्रिया की सहायता से बालक समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करता है और इन पहलुओं को समझे बिना समस्या समाधान संभव नहीं हो सकता। दूसरा, चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है। चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है जबकि कल्पना में तर्क का अभाव होता है। चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है और कल्पना में क्या होता है, तर्क का अभाव होता है। समस्या में तर्क की सहायता से सूक्ष्म पहलुओं को जाना जाता है। यानी समस्या में तर्क की सहायता से सूक्ष्म पहलुओं को जाना जाता है। अगला है
चिंतन में समस्या समाधान में प्रयत्न और भूल की क्रिया होती रहती है। चिंतन में समस्या समाधान में प्रयत्न और भूल की क्रिया रहती है, जबकि कल्पना में प्रयत्न और भूल का अभाव होता है। जबकि कल्पना में क्या होता है? प्रयत्न और भूल का अभाव होता है। अगला नेक्स्ट है, चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। चिंतन क्या होता है? वास्तविकता से संबंधित होता है, परंतु कल्पना का संबंध वास्तविकता से भी हो सकता है और नहीं भी। चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है, ये पक्का है, परंतु कल्पना का संबंध वास्तविकता से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों में इस प्रकार का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आते हैं चिंतन के साधन आते हैं कि चिंतन के साधन क्या है। उन्हीं साधनों के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। चिंतन के साधन क्या है? प्रत्यय 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 का चिंतन में अत्यधिक महत्व है। पहला क्या आता है? प्रत्यय आता है। प्रत्यय का चिंतन में अत्यधिक महत्व है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण करते समय चिंतन करने पर समय कम लगता है। यानी प्रत्यय का चिंतन में अत्यधिक महत्व है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण करते समय चिंतन करने पर समय कम लगता है। दूसरा आता है प्रतिबिंब। दूसरा क्या आता है? प्रतिबिंब आता है। तो व्यक्तिगत अनुभव, वस्तुएं, दृश्य, प्रतिमाएं ऐसी मानसिक तस्वीरें हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। ये सभी चिंतन में सहयोगी हैं। प्रतिबिंब, व्यक्तिगत अनुभव, वस्तुएं, दृश्य एवं प्रतिमाएं ऐसी मानसिक तस्वीरें हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। ये सभी चिंतन में सहयोगी है। अगला आता है प्रतीक। अगला क्या आता है? प्रतीक आता है। चिन्ह या प्रतीक वास्तविक वस्तुओं, क्रियाओं, अनुभवों का प्रतिस्थापन और इस अर्थ में शब्द, प्रतीक, संख्या, ध्वज, चिन्ह आदि सम्मिलित हैं। इनसे भी चिंतन में सहयोग मिलता है। इनसे भी क्या होता है? चिंतन में सहयोग मिलता है। इसके बाद आता है चिंतन के प्रकार आते हैं। चिंतन के प्रकार कितने हैं और प्रकार कौन कौन से हैं, तो अपने इन्हीं चिंतन के प्रकारों पे अपने चर्चा करेंगे। चिंतन के प्रकार। सामान्यतः चिंतन दो प्रकार का होता है। सामान्यतः चिंतन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सामान्यतः चिंतन दो प्रकार का होता है। पहला है सवली चिंतन। वह चिंतन जो पूरी कल्पना के आधार पर होता है। इसे काल्पनिक या झूठा चिंतन भी कहते हैं। इसके माध्यम से समस्या समाधान असंभव है। सवली चिंतन। सवली चिंतन वह चिंतन जो पूरी कल्पना के आधार पर होता है और इसे काल्पनिक या झूठा चिंतन भी कहते हैं। इसके माध्यम से समस्या समाधान। तो पहला है सवली चिंतन। वह चिंतन जो पूरी कल्पना के आधार पर होता है, इसे काल्पनिक या झूठा चिंतन भी कहते हैं। सवली चिंतन क्या होता है? कल्पना के आधार पर होता है और झूठा भी होता है। सवली सौपन से इसको जोड़ सकते हैं आप। सवली चिंतन सौपन से जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि वो काल्पनिक और झूठा चिंतन है। इसके माध्यम से समस्या समाधान है संभव है। दूसरा आता है, वो आता है यथार्थ चिंतन। वो था सवली चिंतन, ये यथार्थ चिंतन। यह चिंतन वास्तविकता पर आधारित होता है तथा इस चिंतन में समस्या का हल निकल जाता है और इसकी तीन प्रचलित धाराएं हैं। यानी यथार्थ चिंतन क्या है? यथार्थ चिंतन वास्तविकता पर आधारित होता है। ये किस पे होता है? वास्तविकता पर आधारित होता है। इस चिंतन में समस्या का हल निकल जाता है, इन समस्या का समाधान हो जाता है। इसकी तीन है। पहला है आलोचनात्मक चिंतन। वह चिंतन जिसमें वस्तु, कार्य, क्रिया, घटना आदि के संदर्भ में गुण दोषों पर विचार करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यानी वह चिंतन जिसमें वस्तु, कार्य, क्रिया, घटना आदि के संदर्भ में गुण दोषों पर विचार करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। बी है आगमनात्मक चिंतन। बी क्या है? आगमनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। यानी आगमनात्मक चिंतन इस आगमनात्मक चिंतन, इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहते हैं तथा इसे ही सर्जनात्मक चिंतन भी कहते हैं। यानी अब आगमनात्मक चिंतन को कहते हैं, सर्जनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये अपने कई बार गलत कर देते हैं।
तो आलोचनात्मक और आगमनात्मक दोनों को समझना है। आलोचनात्मक क्या है कि वह चिंतन जिसमें वस्तु, कार्य, क्रिया, घटना आदि के संदर्भ में गुण दोषों पर विचार करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो ये आलोचनात्मक होता है। यानी जहाँ पे गुण दोष देखे जाते हैं वो आलोचनात्मक होता है। आगमनात्मक चिंतन ये अपसारी चिंतन भी कहते हैं, इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के समय व्यक्ति निर्धारित तथ्यों के अलावा स्वविवेक से कई प्रकार के तथ्य पर विचार सम्मिलित करता हुआ निष्कर्ष तक पहुंचा है। यानी इस चिंतन के अंतर्गत क्या होता है, आगमनात्मक के अंतर्गत, कि चिंतन के समय व्यक्ति निर्धारित तथ्यों के अलावा, यानी जो निर्धारित तथ्य है इनके अलावा स्व विवेक से कई प्रकार के तथ्यों पर विचार सम्मिलित करता हुआ निष्कर्ष तक पहुंचता है। ये आगमनात्मक में होता है। अगला है निगुणात्मक चिंतन। ये निगुणात्मक है। इस प्रकार के चिंतन को अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। निगुणात्मक क्या कहते हैं, अभिसारी। आगमनात्मक क्या कहते हैं, अपसारी। ये ध्यान रखना, आगमनात्मक अपसारी, निगुणात्मक अभिसारी। तथा इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी इस चिंतन में क्या होता है, जो दिए गए तथ्य, जो तथ्य दिए होते हैं उसी के आधार पर क्या होता है, निष्कर्ष प्राप्त करता है। तो ये चिंतन पे अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक। इन चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब किन कारकों से चिंतन प्रभावित होता है, ये अपने को यहाँ पे देखना है। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपने को देखना है। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक, चिंतन को सामान्यतया ध्यान, रुचि, अभिप्रेरणा, संप्रत्यय, सामाजिक वातावरण, बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा आदि प्रभावित करते हैं। यानी चिंतन को सामान्यतया ध्यान, रुचि, अभिप्रेरणा, संप्रत्यय, सामाजिक वातावरण, बुद्धि, व्यक्तित्व, भाषा आदि क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ध्यातव्य रहे, यानी आपको ध्यान रखना है, चिंतन और कल्पना में कई व्यक्ति अंतर नहीं समझते। कि चिंतन और कल्पना में कई व्यक्ति क्या नहीं करते, अंतर नहीं समझते, जबकि कल्पना और चिंतन में पर्याप्त अंतर है। यानी कई बार ये देखा जाता है कि बताया जाता है कि चिंतन और कल्पना में अंतर नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है, कल्पना और चिंतन में पर्याप्त अंतर होता है। चिंतन एक प्रकार से लक्ष्य निर्देशित तार्किक होता है। चिंतन क्या होता है, एक प्रकार से लक्ष्य निर्देशित होता है और तार्किक होता है, जबकि कल्पना में लक्ष्य का निर्धारण अतार्किक होता है। साथ ही चिंतन में प्रयास व त्रुटि की प्रक्रिया नहीं होती, जबकि कल्पना में ऐसा संभव है। तो इस प्रकार चिंतन और तर्क में अपने को क्या करना है, डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर होता है, ये नहीं कि अंतर नहीं होता है। अब आता है चिंतन की उपयोगिता। यानी चिंतन की उपयोगिता क्या है, तो वो अपने को यहाँ देखनी है। चिंतन की उपयोगिताओं के बारे में हमें चर्चा करेंगे। चिंतन की उपयोगिताएं, चिंतन तर्क की उच्चावस्था है। चिंतन क्या है, तर्क की उच्चावस्था है, जो निश्चित और क्रमबद्ध होने के साथ ही वास्तविक होता है। चिंतन तर्क की उच्चावस्था है जो निश्चित और क्रमबद्ध होने के साथ ही, वास्तविक होता है। यथार्थवादी चिंतन व्यक्ति को समाधान तक ले जाता है। यानी यथार्थवादी चिंतन व्यक्ति को कहां तक, समाधान तक ले जाता है। उपयोगिता देखिए, चिंतन तर्क की उच्चावस्था है जो निश्चित और क्रमबद्ध होने के साथ ही वास्तविक होता है। यथार्थवादी चिंतन व्यक्ति को समाधान तक ले जाता है। अगला है, चिंतन के द्वारा एक विशेष प्रकार की बुद्धि पैदा होती है, जिसे कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, और इसके द्वारा मनुष्य और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। यानी चिंतन के द्वारा एक विशेष प्रकार की बुद्धि पैदा होती है, जिसे कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य में बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। चिंतन की मानसिक प्रक्रिया सभी प्राणियों में पाई जाती है। चिंतन की मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, सभी प्राणियों में पाई जाती है, जिससे प्राणी सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। क्या होता है, लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। तो चिंतन की मानसिक प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान पाई जाती है, जिससे प्राणी सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है। अगला है, चिंतन प्रक्रिया संप्रत्यों के विकास पर बल देती है। यानी चिंतन प्रक्रिया संप्रत्यों के विकास पर बल देती है, जो मनुष्य को विकसित करने में सहयोगी है। क्या होती है, सहयोगी होती है। इसके बाद आता है प्रत्यक्षण।
प्रत्यक्षण, इसके बाद क्या आता है, प्रत्यक्षण आता है। रायबर्न के अनुसार अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया, संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यक्षण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जानने की प्रक्रिया है। यानी प्रत्यक्षण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ संपत्तियों को जानने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगला है प्रत्यक्षण के सोपान। यानी प्रत्यक्षण के सोपान कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्षण के सोपानों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाह्य उत्तेजक का होना। प्रत्यक्षण के सोपान क्या है, इन सोपानों के बारे में अपने यहाँ देखते हैं। प्रत्यक्षण के सोपान: बाह्य उत्तेजक का होना। दूसरा, उस उत्तेजक का ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजना देना। तीसरा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञानात्मक वस्तुओं को प्रभावित करना। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान वाहक वस्तुओं को प्रभावित करना। ज्ञान वाहक वस्तुओं द्वारा उत्तेजना को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचाना। ज्ञान वाहक तंतुओं द्वारा उत्तेजना को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचाना। संवेदना का होना: पूर्व अनुभवों से संवेदना की तुलना, पूर्व अनुभव से संवेदना की तुलना। और उसके बाद है संवेदना को अर्थ देने के फलस्वरूप। इसके बाद आती है संवेदना। अब संवेदना क्या है, संवेदना को हमें समझना है कि संवेदना किसे कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को, ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचने की क्रिया को संवेदना कहते हैं। अब संवेदना किसे कहते हैं समझ गए। ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचने की क्रिया को संवेदना कहते हैं। संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम प्रक्रिया है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदनाओं की श्रेणी में आता है। संवेदना जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव है। संवेदना क्या है? जीव का प्रारंभिक और सरल अनुभव है। ज्ञानेंद्रियों का मुख्यतः 5 होती हैं: आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा होती है। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, इन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। कि इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही क्या होती है, इनकी संवेदनाएं होती हैं। परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने 7 संवेदनाओं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कितनी संवेदना बताई? 7 संवेदनाओं: आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, दिशा संवेदना, संतुलन संवेदना आदि संवेदना के अस्तित्व को स्वीकार किया है। संवेदना के लक्षण: संवेदना के 4 लक्षण होते हैं। संवेदना के 4 लक्षण होते हैं। नंबर 1, गुणा, तीव्रता, व्यापकता और अवधि। गुणा, तीव्रता, व्यापकता और अवधि। संकल्पना मानचित्र, यानी संकल्पना मानचित्र क्या है? संकल्पना मानचित्र के प्रवर्तक जोसेफ डी नोवेक हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? जोसेफ डी नोवेक है। यह संप्रत्यय या विचार है जिसमें कोई भी बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है तथा अधिगम करता है, और इसमें बालक को समस्त वस्तु एवं मानचित्र के रूप में पहले से ही बताने का प्रयास किया जाता है। संकल्पना मानचित्रण में विषय वस्तु की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक आसानी से अधिगम प्राप्त करता है। तो ये क्या है? संकल्पना मानचित्रण है। उदाहरण अपने लेते हैं इसका। उदाहरण के अंतर्गत अपने देखते हैं, भारत के बारे में राजस्थान या हरियाणा राज्य बताने से पूर्व बालक को मानचित्र के माध्यम से समझना चाहिए ताकि उसके मस्तिष्क में विषय वस्तु के बारे में संकल्पना धारण हो जाए और वह सरलता से बात बता सके कि हरियाणा उत्तर में है तथा इसके पास राजस्थान है और
और इसी तरह केरल राज्य दक्षिण में है और वह आसानी से बता सके। तो ये इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अभिप्रेरणा। अब अपने अभिप्रेरणा से संबंधित अपने पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अभिप्रेरणा और अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन कहते हैं। तो अभिप्रेरणा और मोटिवेशन क्या है उसी के बारे में अपने जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्या है आपका आरपीएससी में क्वेश्चन निकलता है, चाहे वो आरपीएससी का पेपर हो या फिर वो रीट का पेपर हो, एचटेट का हो, सीटेट का हो, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो अपने को क्या करना है, अभिप्रेरणा को अच्छी प्रकार से समझना है कि अभिप्रेरणा है क्या, इससे संबंधित क्वेश्चन निकलते हैं उसको भी देखना है। यदि कंटेंट अपने अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती, अपने क्वेश्चन को भी अच्छी प्रकार से हल कर लेंगे। तो अभिप्रेरणा व मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा और मोटिवेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। अभिप्रेरणा क्या है इसी के बारे में अपने सबसे पहले अपने देखते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या। देखिए, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से शब्द से हुई है। यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं कि मोटिवेशन शब्द की लैटिन भाषा किस शब्द से हुई, तो मोटम से हुई थी, ये ध्यान रखना। तो ये किस भाषा के, कई बार भाषा कहता है कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन शब्द किस भाषा से है, तो अपने को ध्यान रखना है लैटिन भाषा से ये मोटम शब्द से बना है, से मानी जाती है, जिसका अर्थ है टू मूव अर्थात टू मोशन अर्थात गति करना। टू मूव अर्थात टू मोशन अर्थात गति करना है ऐसी क्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है। यानी ऐसी क्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील हो जाए या सक्रिय हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वह अभिप्रेरणा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा से कहते हैं, समझ गए होंगे आप, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से ये बना है। और इस मोटम शब्द का जो अर्थ होता है टू मूव या टू मोशन अर्थात गति करना, ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति, सीखने का मुख्य कारक कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है, अपने को ध्यान रखना है। अभिप्रेरणा को ही सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति और सीखने का मुख्य कारक कहा गया है। गुड के अनुसार, कोटेशन देखिए, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड क्या कह रहे हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, उसको जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन क्या कहते हैं? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। आवश्यकताएं और उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। तो ये ब्लेयर की कोटेशन थी। इसके बाद आता है प्रेरणा के प्रकार, यानी अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है? काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। अभी प्रेरणा के प्रकारों के बारे में अपने जानते हैं कि प्रेरणा के प्रकार है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। प्रेरणा दो प्रकार की है, पहली सकारात्मक है, दूसरी नकारात्मक है। पहली आती है सकारात्मक प्रेरणा। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और स्थितियों का निर्माण करके बालक को सफलतात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा यानी पॉजिटिव मोटिवेशन। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और स्थितियों का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है।
इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। ये इस प्रेरणा को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इसका जो काम होता है वो सकारात्मक होता है, यानी कि जो भी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों का आयोजन और स्थितियों का निर्माण है, बालक ने सकारात्मक प्रेरणा प्रदान किए है। दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इस कार्य को करने से उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिविज्ञान, प्रतिद्वंदिता आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहते हैं? बाहरी प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा को बाहरी प्रेरणा भी कहते हैं। अब आता है प्रेरणा के स्रोत, कि प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। उन्हें अपनी प्रेरणा के स्रोतों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि प्रेरणा के स्रोत हैं कौन कौन से। पहला है प्रेरणा। प्रेरणा के निम्नलिखित स्रोत हैं। आवश्यकता, नंबर 1 है आवश्यकता, नीड। दूसरा चालक, ड्राइव, चलाने वाला। तीसरा दीपन। और चौथा है प्रेरक, मोटिव्स। तो इस प्रकार ये 4 हैं। आवश्यकताएं, नीड आती है। आवश्यकताएं क्या पड़ती हैं? तो आवश्यकताओं के बारे में अपने देखते हैं। प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके अभाव में उसका अस्तित्व असंभव है, जैसे जल, वायु, भोजन आदि। यदि उसकी कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है तो इसके शरीर में तनाव और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। असंतुलन उत्पन्न होता है जिसके फल स्वरूप उसका क्रियाशील होना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब प्राणी को भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जिसके फल स्वरूप वह भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील हो जाता है, तो उसे भोजन मिल जाता है, तब उसकी क्रियाशीलता और उसके साथ नहीं है। फॉर वे टू गेट मोटिवेटेड टू स्टडी, और गेट टू मोटिवेट स्टडी, यानी ये कोई गैप नहीं है, ये मोटिवेशन स्टडी है। अगला आता है चालक। दूसरा है चालक। प्रेरणा की सहायता उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। प्रेरणा की सहायता क्या करती है? प्राणी की आवश्यकताएं, चालक, ड्राइव। प्राणी की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। प्राणी की आवश्यकताएं स्वयं चालकों को जन्म देती है। उदाहरणार्थ, भोजन प्राणी की आवश्यकता है और यह आवश्यकता उसे भूख चालक यानी हंगर ड्राइव को जन्म देती है। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास बालक की प्रतिक्रिया शरीर से होती है। बालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरणार्थ, भूख बालक उसे भोजन की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ये चालक है। उसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन, किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। अब उद्दीपन किसे कहते हैं ये हमें अपने को यहाँ पे समझना है। उद्दीपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उदाहरणार्थ, भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है। अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है, और इसी प्रकार काम चालक सेक्स ड्राइव का उद्दीपन है, और दूसरे लिंग का व्यक्ति, क्योंकि उसी से यह चालक संतुष्ट होता है। यानी इसी प्रकार काम चालक यानी ड्राइव काम उद्दीपन है, दूसरे लिंग का व्यक्ति क्योंकि उसी से वह
यह चालक संतुष्ट होता है। बोरिंग, लैंग फील्ड एवं फील्ड के शब्दों में कह सकते हैं कि उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में देखी जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करती है। तो ये उद्दीपन था। उद्दीपन, चालक उद्दीपन, किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है, और जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। यानी जिस वस्तु से कोई आवश्यकता पूर्ण होती है तो वो क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। तो ये उद्दीपन में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, ये अपने को समझ लेना है। कई बार क्या होता है कि यहीं से ही क्वेश्चन निकल जाता है, तो फिर अपने उसका लाभ नहीं ले पाते। हिलगार्ड ने लिखा है, आवश्यकता बालक को जन्म देती है और चालक बढ़े हुए तनाव की दिशा है जो कार्य और प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। उद्दीपन बाह्य वातावरण को, उद्दीपन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है और इस प्रकार क्रिया के द्वारा चालक को कम कर देती है। पेशा, एक निश्चित प्रेरक जो किसी निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान में या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, उद्दीपक कहलाता है। ऐसा निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान और या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह उद्दीपन कहलाता है। उदाहरण, हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर रखी हुई तरह तरह की मिठाइयों में से कोई एक मिठाई जो हमारे व्यवहार का ध्यान को ज्यादा आकर्षित करती रहती है तो वह उद्दीपक है। उद्दीपक यदि क्रिया के पहले दिया जाता है तो वह उद्दीपक कहलाता है, लेकिन ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है पुनर्बलन कहलाता है। तो ये उद्दीपन का इसके बाद आता है प्रेरक। सॉरी, प्रेरक, मोटिव। प्रेरक के बारे में चौथा है प्रेरक यानी मोटिव। प्रेरक क्या है? इससे पहले अपने अभी उद्दीपन के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद अपने आता है प्रेरक। प्रेरक अति व्यापक शब्द है। प्रेरक है वो अति व्यापक शब्द है जिस इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, आवश्यकता सभी आ जाते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, रुचियां, स्थायी उद्दीपक और इसी प्रकार के अन्य नाम। तो ये सारे क्या है? प्रेरक है। प्रेरक क्या है? इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ इनको जन्मजात या अर्जित शक्तियां मानते हैं, कुछ इनको व्यक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं मानते हैं, और कुछ इनको निश्चित निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियां मानते हैं। तो प्रेरकों को अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग उन प्रेरक के बारे में उनकी धारणाएं हैं। तो कुछ विद्वान इसको पर्याप्त, इसमें मतभेद समझते हैं। कुछ इनको जन्मजात समझते हैं, कुछ इनको अर्जित शक्तियां मानते हैं, कुछ इनको व्यक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं मानते हैं, कुछ इनको निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियां मानते हैं। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। मोटिवेशन यानी प्रेरक। तो मोटिवेशन का, प्रेरकों का विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, बच्चे के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। कि ये जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ये प्रेरक का उदाहरण दिया गया है। किस प्रकार जैसे प्रेरित होता है और वो बढ़ता जाता है, लास्ट में जाकर के उसी प्रेरणा से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। विच स्टेप हैव यू रिच्ड। तो इस प्रकार
प्रेरक है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो शक्ति तत्व तथा मूलभूत आधार व्यवहार का संचालन करते हैं, यानी जो शक्ति तत्व या मूलभूत आधार व्यवहार का संचालन करते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक प्रेरक कहते हैं, अभिप्रेरक या प्रेरक कहते हैं। प्रेरक अति व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव व आवश्यकता सभी आते हैं। उद्दीपन के अतिरिक्त क्या आते हैं? चालक आते हैं, तनाव आते हैं, आवश्यकता सभी आते हैं, अर्थात इन तीनों का योग ही प्रेरक है। प्रेरकों के उपनाम आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, अभिवृत्तियां, रुचियां, स्थायी उद्दीपक आदि प्रेरक प्रेरक के तीन कार्य होते हैं। अब प्रेरक के तीन कार्य कौन कौन से हैं? यह नंबर 1, यह कार्य का प्रारंभ करते हैं। दूसरा, क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं। तीसरा, जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार यानी प्रेरक के तीन कार्य हैं। पहला है यह कार्य प्रारंभ करते हैं, दूसरा है क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं, तीसरा है जब उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। उसके बाद आगे इनकी कार्य प्रणाली, जैसे प्रेरक के में क्या आवश्यकता होती है? आवश्यकता चालक, और उसके बाद चालक के बाद उद्दीपक, और उद्दीपक के बाद भोजन की आवश्यकता और भूख, और उसके बाद भोजन प्राप्ति। इसमें सही क्रम से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, इसको आप रट ही लेना क्योंकि इसी क्रम के अंतर्गत ये चलता है। आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, भोजन की और भूख और भोजन प्राप्ति। यानी आवश्यकता यहाँ पे समझना है अपने को। आवश्यकता जब हमारे शरीर के अंतर्गत आवश्यकता होती है तो क्या क्या होता है? चालक अपने को पैदा होता है। आवश्यकता होगी तो चालक पैदा होगा, और चालक पैदा होगा तो क्या है? फिर उद्दीपक भी होगा। तो इस प्रकार आवश्यकता क्या है? जैसे भूख लगी, तो भूख लगी तो आवश्यकता क्या? भोजन की हुई। जैसे आवश्यकता क्या होगी? भोजन। और चालक क्या हो गया? जो भूख में अभी आपको कह रहा था कि भूख लगी, तो भूख क्या हो गया? चालक है। तो आवश्यकता भोजन की, चालक भूख हो गया, और उद्दीपक क्या है? उसकी प्राप्ति, यानी भोजन की प्राप्ति। तो ये इस प्रकार ये क्या है? काम करता है। तो आवश्यकता भोजन की, चालक भूख, उद्दीपक भोजन प्राप्ति। तो ये इस प्रकार अपने इसको समझ सकते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरक जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं प्रेरक कहलाते हैं। जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेरक कहलाते हैं। जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेरक कहलाते हैं। जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं ये क्या कहलाएंगे? प्रेरक कहलाएंगे। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक प्रेरक। ऐसा प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करता है प्राथमिक प्रेरक कहलाता है। जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, काम और विश्राम, ये प्राथमिक प्रेरक है। द्वितीय प्रेरक, ऐसे प्रेरक जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं, ऐसे प्रेरक जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं द्वितीय प्रेरक कहलाते हैं। जैसे उपलब्धि, सत्ता, अनुमोदन आदि। अन्य सामान्य वर्गीकरण के अनुसार भी दो प्रकार के होते हैं। यानी अन्य यदि सामान्य वर्गीकरण देखा जाए तो उनके अनुसार भी प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक प्रेरक मानसिक जो है संवेदी जिसको कहते हैं, और बाह्य प्रेरक शारीरिक पेशीय होते हैं। आंतरिक प्रेरक जो मानसिक संवेदी हैं, आंतरिक प्रेरक में क्या मानसिक संवेदी आते हैं, और बाह्य प्रेरक में शारीरिक पेशी आते हैं। तो ये क्या है? प्रेरकों का वर्गीकरण, प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। प्रेरकों का वर्गीकरण, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया है जिनमें से निम्नलिखित हैं। मेस्लो के अनुसार वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित। मेस्लो क्या कहता है? जन्मजात और अर्जित दो के बारे में करता है। जन्मजात प्रेरक क्या है?
ये प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक यानी साइकोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि। भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि क्या है? जन्मजात प्रेरक है। दूसरा है अर्जित प्रेरक। ये प्रेरक अर्जित किए या सीखे जाते हैं, जैसे रुचि, आदत। रुचि, आदत, सामुदायिकता। क्या है? रुचि आ गया, आदत आ गया और सामुदायिकता आ गया। तो ये क्या है? अर्जित प्रेरक आते हैं। गेरेट के अनुसार, अब गेरेट के अनुसार यानी अब वर्गीकरण किसका है? गेरेट के अनुसार है। गेरेट किस क्या करता है? एक तो जैविक मानता है और एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक, 3 प्रकार मानता है। गेरेट के अनुसार 3 प्रकार हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। गेरेट के अनुसार 3 प्रकार होते हैं प्रेरक के, जैविक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं और सामाजिक होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक पहला आता, कौन सा आता है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक आते हैं, साइकोलॉजिकल मोटिव। ये प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। गेरेट ने इनके अंतर्गत संवेगों को स्थान दिया है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। दूसरा है सामाजिक प्रेरक है, सोशल मोटिव। सामाजिक प्रेरक, वे प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जैसे आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि इससे संबंधित आते हैं। उसके बाद थॉमसन के प्रकार, थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक और कृत्रिम। थॉमसन 2 प्रकार करता है, एक स्वाभाविक करता है और दूसरा कृत्रिम करता है। स्वाभाविक प्रेरक, ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं, जैसे खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि। दूसरा है कृत्रिम प्रेरक है। ये प्रेरक ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करता है। ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं, जैसे दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा आदि। ये क्या होता है? कृत्रिम प्रेरक है। ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। ये क्या होते हैं? स्वाभाविक होते हैं। उसके बाद उद्दीपक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उद्दीपक कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकारों के बारे में अपने यहाँ इनकी चर्चा करेंगे। स्वाभाविक उद्दीपक, पहला क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक आता है। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक जिसमें स्वयं स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर क्रियाएं होती है, स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। हमें प्यास लगती है और हमें पानी दिख जाए तो वह स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनिंग स्टिमुलस। अस्वाभाविक उद्दीपक जो किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और उसके अनुकूलित ज्ञान स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और उसके अनुकूलित बन जाता है, तब जाकर उससे क्रियाएं प्रेरित होती हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है और उसके अनुकूलित बन जाता है, तब जाकर उससे क्रियाएं प्रेरित होती हैं और स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। एक उदाहरण देते हैं अपने। हमें प्यास लगती है और हमें पता है कि मटकी में पानी होता है और दूर से हमें कोई मटकी दिखाई देती है तो वह मटकी देखकर हमें पानी की संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वहां उसने पानी होगा, तो वह मटकी स्वाभाविक उद्दीपक कहलाती है। यदि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ जोड़ा नहीं जाता है तो यह उद्दीपक के रूप में क्रिया को प्रेरित नहीं कर पाता है। इसके बाद आता है पुनर्बलन आता है। बाद क्या आता है? पुनर्बलन आता है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है पुनर्बलन से। तो पुनर्बलन भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन इसमें आते हैं पुनर्बलन से संबंधित। ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाता है पुनर्बलन कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं,
सकारात्मक पुनर्बलन, ऐसा पुनर्बलन जो सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ता है, सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। सकारात्मक पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन जो सही अनुक्रियाओं की दर को बढ़ाता है, सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। नकारात्मक पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन सही अनुक्रियाओं की दर को कम करता है, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। दातव्य रहे, स्वाभाविक उद्दीपक से प्रेरित होकर होने वाली क्रिया का व्यवहार तो प्रतिक्रिया कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक से प्रेरित होकर होने वाली क्रिया या व्यवहार को प्रतिक्रिया कहते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक से प्रेरित होकर होने वाली क्रिया व्यवहार को अनुक्रिया कहते हैं। पुनर्बलन से प्रेरित होकर होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार या क्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है संबंध आते हैं, और क्या संबंध आता है, बॉन्ड आता है। तो संबंध से संबंधित अपने देखते हैं यहाँ क्या है। यदि किसी क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ा जाता है तो इसे संबंधन कहते हैं। संबंधन के जनक थोर्नडाइक है। उसके बाद है अनुबंधन। यदि किसी क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो इसे अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन के जनक पावलोव हैं। अनुबंधन दो प्रकार का होता है। अनुबंधन दो प्रकार का होता है। एस टाइप अनुबंधन, इसके जनक पावलोव हैं। जब अनुसंधान है एस टाइप उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है तो उसे एस टाइप अनुबंधन कहते हैं। दूसरा है आर टाइप अनुबंधन, इसके जनक स्निकर हैं। जब अनुबंधन अस्वाभाविक आर टाइप के साथ होता है तो उसे री टाइप अनुबंधन कहते हैं। तो आर टाइप इसके जनक स्किनर हैं। जब अनुसंधान अस्वाभाविक आर टाइप के साथ होता है तो उसे आर टाइप अनुबंधन कहते हैं। पर अभिप्रेरणा में हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजना से होता है जिनके कारण कोई कार्य या व्यवहार करता है। इस अर्थ में बाहरी उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है जो व्यक्ति के किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा यह कारक है जो किसी कार्य को गति प्रदान करता है। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन है। तो अभिप्रेरणा की परिभाषाएं क्या है ये हमें अभी देखनी है। स्किनर के अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। यानी स्किनर की क्या है, स्किनर के अनुसार सीखने के लिए प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। कैच एवं कैचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और निश्चित करने की प्रक्रिया है। पीवी बुंग के अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने से है। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ब्लेयर जॉनसन तथा सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। तो ये क्या था, प्रेरणा से संबंधित है। इसके बाद मैकडूगल के अनुसार, क्योंकि प्रेरणा की बहुत सारी ऐसी कोटेशन दी गई है और कोटेशन हमें याद भी करनी है क्योंकि कोटेशन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती है, तो कोटेशन अपने याद होना चाहिए। मैकडूगल के अनुसार अभी प्रेरणा भी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं।
यानी अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति का एक आंतरिक डी शक्ति परिवर्तन है जो भावनात्मक उद्वलन पूर्वानुमानित लक्ष्य के संबंधों को ज्ञात होता है। बालकों को प्रेरित करने के लिए बालकों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग अधिक उत्तम समझा जाता है। नकारात्मक प्रेरणा बालक की कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है तथा वह उस कार्य को करने में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। लेकिन जब आंतरिक प्रेरणा सफल या कारगर नहीं होती तो फिर बाह्य या नकारात्मक प्रेरणा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं अभिप्रेरणा के घटक, यानी अभिप्रेरणा के घटक कौन से हैं, घटकों के बारे में अपने यहाँ देखते हैं। अभिप्रेरणा के घटक। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं। पहला है उत्तेजना, सचेत, चौंकना। पहला है उत्तेजना, सचेत और चौंकना। किसी प्राणी की उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था उत्तेजना कहलाती है। इसे 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तर। उदाहरणार्थ, उच्च स्तर व्यक्ति का उतावला या चिंतित होना, मध्य स्तर व्यक्ति का सतर्क होना और निम्न स्तर व्यक्ति सो रहा है। निम्न स्तर एक व्यक्ति सो रहा है। तो इस प्रकार उत्तेजना के 3 स्तर होते हैं। इसके बाद दूसरी है आकांक्षा। ब्रूम के अनुसार आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास होता है ऐसा करने से ऐसा होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि किसी पुस्तक से आने वाले प्रश्न पत्र में उस पुस्तक से 4 प्रश्न मिलने की संभावना है तो वह उस पुस्तक को पूरी पढ़ना चाहेगा। तो ये क्या होती है, आकांक्षा होती है। तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र पूर्व साधन होता है। आवश्यकता की पूर्ति होते ही किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ, किसी छात्र को किसी परीक्षा में 100 छात्रों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसकी प्रशंसा की जाए तो वह अगली कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अगला आता है दंड। थोर्नडाइक के अनुसार बालक को दंड देते समय उसको उसका अपराध बता देना चाहिए। दंड केवल उसी स्थिति में दिया जाना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम न चले। इसके बाद अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं आती हैं। यानी अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या है वो अपने को देखनी है। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या है उसी के बारे में अपने को देखना है। चलते हैं अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं। कॉफ का पेपले के अनुसार प्रमुख अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं हैं। नंबर 1, कार्य कुशलता में वृद्धि करना। नंबर 2, व्यवहार में स्वशोधन करना। नंबर 3, व्यवहार की दशा की ओर प्रेरित करना। नंबर 4, सक्रियकरण करना। नंबर 5, द्वंद्वों का समाधान करना। नंबर 6, व्यवहार में मितव्ययिता रखना। नंबर 7, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। नंबर 8, मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। तो ये क्या है, ये विपरीत व्यवहार की विशेषताएं हैं। पहला, कार्य कुशलता में वृद्धि करना। दूसरा है व्यवहार में स्वशोधन करना। तीसरा, व्यवहार की दशा की ओर प्रेरित करना। चौथा, सक्रियकरण करना। पांचवा, द्वंद्वों का समाधान करना। छठा, व्यवहार में मितव्ययिता रखना। सातवां, विपरीत व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। आठवां, मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। इसके बाद है अभिप्रेरणा चक्र। यानी अभिप्रेरणा चक्र क्या है, मोटिवेशनल। तो अभिप्रेरणा चक्र के बारे में अपने देखते हैं। आवश्यकता से लेकर के लक्ष्य प्राप्ति तक के तीनों चरणों के चक्रीय क्रम को अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं। अभिप्रेरणा का स्वरूप चक्रीय होता है।
अभिप्रेरणात्मक चक्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं स्वतः स्वाभाविक रूप से जारी रहता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। जैसे भूख, प्यास, नींद आदि का चक्र, क्योंकि आवाज भूख, प्यास और नींद खत्म होने के बाद भी फिर अगले दिन भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, या थकान होने पर नींद भी आएगी। इस चक्कर में कुल 3 चरण होते हैं: आवश्यकता, बालक और लक्ष्य। क्या होते हैं? आवश्यकता, बालक और लक्ष्य। आवश्यकता किसकी है? भोजन की। बालक क्या है? भूख है, और भोजन प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। आवश्यकता भोजन, चालक भूख और लक्ष्य राजनीति। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र आते हैं। उसके बाद क्या आता है? संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। अब संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र में अपने को देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं नहीं चलता बल्कि संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है। ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं तो नहीं चलता लेकिन संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है, अर्थात संज्ञानात्मक चक्र कहलाता है। जैसे उपलब्धि, सत्ता प्राप्ति आदि का चक्र। इस तरह के कुल 4 चरण होते हैं। हम गांव में किसी प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपये में पढ़ना शुरू करते हैं और हमने इसके बाद बीएड किया है और अब तृतीय श्रेणी की तैयारी की है। कोचिंग और मेहनत करने से तृतीय श्रेणी अध्यापक बन जाते हैं। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमारे एक दोस्त से मिलकर पता चलता है कि वह तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं। इसमें अभिप्रेरणा के सिद्धांत आते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी किसी व्यवहार को क्यों करता है। व्यवहार का जन्म किस किसी इच्छा, चाहत या आवश्यकता के फलस्वरूप ही होता है। अतः अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली मूल बात व्यक्ति में किसी इच्छा या चाहत का जन्म होना है। उदाहरण के सिद्धांत का प्रयास वैज्ञानिक प्रतिपादन डेकार्ते ने किया। डेकार्ते के बाद होब्स ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, यानी इंस्टैटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में विलियम मैकडूगल ने किया। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में विलियम मैकडूगल ने किया था। वस्तुतः यह सिद्धांत यह मानता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार मानव क्यों करता है। विलियम मैकडूगल कहता है, इनसाइट्स आर स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार को उद्गम करती है। चार्ल्स इरविन की मान्यता थी कि प्राणी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को अपनी पहली पीढ़ी से सीखता है, जैसे किसी बालक का नाखून कुतरने की आदत है। मैकडूगल मैकडूगल के अनुसार सभी प्राणियों में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिनको उन्होंने प्रेरक, और यही मूल प्रवृत्तियों या प्रेरक प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करने संचालित करती है। मैकडूगल का मानना है कि मूल प्रवृत्ति के 3 मुख्य तत्व हैं: मानव उत्तेजना, क्रिया, लक्ष्य निर्देशन। याद रहे, यह सत्य है कि मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स ने किया था, परंतु एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को वस्तुतः
यह सत्य है कि मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति की संप्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स ने किया था, परंतु एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय मैकडूगल को दिया जाता है। इसलिए मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल कहलाते हैं। इसलिए मूल प्रवृत्ति के जनक कौन कहलाते हैं? मैकडूगल कहलाते हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल थे। मानव व्यवहार की व्याख्या करने की दृष्टि से यह सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए यह सिद्धांत बड़ा कारगर साबित होता है। तो इसलिए मानव व्यवहार की व्याख्या करने की दृष्टि से यह सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मूल प्रवृत्ति बालक में पाई जाने वाली ऐसी प्रवृत्तियां जो जन्म से ही होती हैं और स्वाभाविक रूप से सभी में लगभग समान होती हैं, मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। जैसे बच्चे को जन्म से रोना, गुस्सा करना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, हास्य की प्रवृत्ति आदि नहीं सिखाया जाता है। वातावरण में किसी भी वस्तु या स्थिति के प्रति हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप उस वस्तु के प्रति हमारे सुख कारक होता है और यही विचार नकारात्मक बनते हैं तो भाव दुख कारक होता है। जैसे शहर के आने पर डरना, मित्रों से मिलने पर हंसना आदि नहीं सिखाया जाता। मन में जो बनते हैं तो मन में जो विचार बनते हैं उन विचारों को महसूस किया जाने वाला पहलू भाव कहलाता है। अगर विचार सकारात्मक बनते हैं तो भाव सुख कारक होगा और यही विचार नकारात्मक बनते हैं तो भाव दुख कारक होता है। जैसे शेर के आने पर डरना, मित्रों से मिलने पर हंसना आदि नहीं सिखाया जाता। इसके बाद आता है समय, काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवेग से भी क्वेश्चन पक्का निकलता है, तो संवेगों को आप ध्यान से पढ़ें। संवेग भावनाओं के या मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू को संवेग कहते हैं। संवेग मनोशारीरिक होते हैं क्योंकि संवेग मन के द्वारा नियंत्रित एवं शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। सामान्यतः संवेगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर एक, मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग उत्तेजन मन जन्मजात। दूसरा, भावनात्मक संवेग चेतन मन वातावरणीय। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांतों में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और ये प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक अंग संवेग होता है। विलियम मैकडूगल का मानना है कि इन मूल प्रवृत्तियों का सकारात्मक उपयोग करके हम बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैकडूगल के अनुसार बताई गई 14 मूलभूत प्रवृत्तियां तथा उनसे संबंधित संवेगों की सारणी। संवेग भावनाओं या मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू को संवेग कहते हैं। संवेग मनोशारीरिक होते हैं क्योंकि संवेग मन के द्वारा नियंत्रित एवं शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। सामान्यतः संवेगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर एक, मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग अचेतन मन जन्मजात हैं और भावनात्मक संवेग चेतन मन वातावरणीय है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांतों को 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। विलियम मैकडूगल का कहना है कि इन मूल प्रवृत्तियों का सकारात्मक उपयोग करके हम बच्चे को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। मैकडूगल के द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियां था उनसे संबंधित संवेगों की सारणी। यानी वो 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं और संवेग कौन कौन से हैं, उसी के बारे में अपने आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। पहला आता है पलायन, भागने की प्रवृत्ति और इसका जो है वो भय है। मूल प्रवृत्ति क्या है? भय है। पलायन, भागने की प्रवृत्ति, भय। उदाहरण, दो दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं और अचानक उनके आगे शेर उनके आगे आ जाता है। उसे देखकर वह भाग जाते हैं। यह क्रिया भय संवेग से, से होने वाली पलायन मूल प्रवृत्ति है। यह क्रिया भय संवेग से होने वाली पलायन मूल प्रवृत्ति है।
दूसरा है युयुत्सा यानी युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति। ये क्रोध है, इसका क्या है, क्रोध है। उदाहरण क्या है, दिलीप और राकेश की दो दोस्त एक साथ रहते हैं, उसमें से दिलीप राकेश को बार बार परेशान करता है। इसके सामान को नुकसान अर्थात तोड़ मोड़ देता है। तत्पश्चात राकेश को क्रोध संवेग आ जाता है और युद्ध सा मूल प्रवृत्ति होती है। उसके बाद आता है तीसरा संवेग आता है, और तीसरा संवेग क्या है, निवृत्ति यानी दूसरों को नापसंद करने, इसका है वो घृणा है। आरती को कविता की बातें पसंद नहीं है, ठीक है, तथा उसको कविता का कार्य करने का तरीका भी पसंद नहीं है। इस वजह से घृणा यानी संवेग और निवृत्ति मूल प्रवृत्ति होती है। चौथा है संतान कामना शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, वात्सल्य। इसका जो प्रेरक है वो क्या है, वात्सल्य है। एक औरत जिसके बच्चे नहीं है और वह किसी भी दूसरे बच्चे को देखकर उसके प्रति प्रेम स्नेह अथवा उसकी रक्षा का भाव रखती है, तो उस औरत में वात्सल्यता संवेग और संतान कामना मूल प्रवृत्ति है। इसके बाद पांचवा आता है शरणागति दया की प्रवृत्ति, यानी शरणागति दया की प्रवृत्ति, करुणा। रावण का भाई विभीषण जब श्री राम की शरण में आता है, तब श्री राम अपने दुश्मन रावण को के भाई विभीषण के प्रति करुणा विभीषण के प्रति करुणा संवेग रखते हुए दया की मूल प्रवृत्ति रखते हैं। कामवर्ती काम प्रवृत्ति सेक्स, कामवर्ती यानी काम प्रवृत्ति, सेक्स कामुकता, कामुकता संवेग काम प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति को जन्म देती है। काम प्रवृत्ति कामुकता। उदाहरण कामुकता संवेग काम प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति को जन्म देता है, कामुकता संवेग काम प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति को जन्म देता है। इसके बाद सातवां आता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। सातवां है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, आश्चर्य। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का क्या है, आश्चर्य है। परीक्षा में राम के श्याम से अधिक अंक आ जाते हैं, अर्थात राम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो श्याम को इस बात पर आश्चर्य संवेग होता है, और राम प्रथम स्थान कैसे आया इस बात को जानने के लिए वह जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति रखता है। दैन्य स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति आत्महीनता है। दैन्य का क्या होता है, आत्महीनता प्रवृत्ति, इसका क्या है, आत्महीनता है। किसी बच्चे की बार बार अपेक्षा करना, अर्थात उसके द्वारा किए गए हर कार्य में कमी निकालना, उसे बार बार पागल कहना, निकम्मा कहना आदि, ऐसा करने पर उस बच्चे के मन में आत्महीनता संवेग आ जाता है, तथा यह कार्य को नापसंद करने की मूल प्रवृत्ति में रखा जाता है। नौवां है गौरव श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। गौरव श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, आत्माभिमान। सोहन को स्वयं के ऊपर मैंने ऐसा किया, मेरे अलावा यह कार्य कोई कर ही नहीं सकता, सोहन का यह भाव आत्माभिमान संवेग और श्रेष्ठता की मूल प्रवृत्ति दर्शाता है। सामूहिकता का भाव, एकाकीपन। बालक 10 गौरव श्रेष्ठता की प्रवृत्ति आत्माभिमान है। सोहन को स्वयं के ऊपर सोहन को स्वयं के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास था कि यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे अलावा यह कार्य कोई कर नहीं सकता है, तो सोहन का यह भाव आत्माभिमान विवेक और श्रेष्ठता की मूल प्रवृत्ति दर्शाता है। 10वां है सामूहिकता का भाव या एकाकीपन।
राजू अपनी कक्षा में अकेला बैठना पसंद करता है। उसके मित्रों के बीच फिर बैठने पर वह असुविधाजनक महसूस करता है, क्योंकि उसमें एकाकीपन, संवेकता, सामूहिकता का भाव की मूल प्रवृत्ति है। 11वां है भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति। भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति, अन्वेषण योजना। मोहन जब घूमने आया गया तब उसे बहुत तेज भूख लगी और उसके पास पैसे नहीं थे। जब उसने अपनों इन घड़ों बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था की। इस प्रक्रिया में संग्रहण अधिकार की प्रवृत्ति, स्वामित्व है। एनी और अक्षी एक साथ खेलती हैं, लेकिन अक्षी में अपने खिलौनों के लिए संग्रहण या अधिकार की मूल प्रवृत्ति विद्यमान है। वह अपने खिलौनों को एनी को नहीं देना चाहती और अक्षी में वह क्रिया स्वामित्व से दर्शाता है। ये संग्रहण अधिकार की प्रवृत्ति, स्वामित्व था। उसके बाद अगला आता है रचनात्मक सृजनात्मकता की प्रवृत्ति। रचनात्मकता, सृजनात्मकता की प्रवृत्ति, कृति भाव। अवनी बहुत बड़ी पेंटिंग बना लेती है तथा उसकी रंगोली, मेहंदी, डिजाइन और अलग 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 प्रकार की कल्पना द्वारा चित्र बना लेती है। यह लक्षण अवनी के कृति भाव, संवेग और रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला चौथा लास्ट है हास्य की प्रवृत्ति, आमोद। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल जो लोगों को बात बात पर हंसा देता है। कपिल में आशीर्वाद, साहस से तथा सहयोग तथा हास्य की मूल प्रवृत्तियां विद्यमान है। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में इब्राहिम मेस्ले ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में इब्राहिम मेस्लो ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकताओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है, तो निम्न क्रम की मांग को पूरा करने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम को मांग का प्रयास करता है। मेस्लो ने आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम बताया है और संपूर्ण मानवीय जीवन में इन आवश्यकताओं की संख्या 5 बताई गई है। इन 5 आवश्यकताओं को मेस्लो ने 3 भागों में विभाजित किया। निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। मध्य स्तरीय आवश्यकताएं, सुरक्षा, मानसिक, सामाजिक आवश्यकताएं। उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, आत्म सिद्धि की आवश्यकता आती है। मेस्लो के द्वारा बताई गई 5 आवश्यकताओं का नेस्लो के द्वारा बताई गई 5 आवश्यकताओं का निश्चित क्रम निम्नलिखित है। नंबर 1 जैविक शारीरिक आवश्यकता अथवा मांग। नंबर 2 सुरक्षा की आवश्यकता अथवा सुरक्षात्मक की मांग। नंबर 3 प्रेम का लगाव की पूर्ण आवश्यकता, समूह आवश्यकता है। चौथा है समान सम्मान की आवश्यकता अर्थात स्वाभिमान की पूर्ण आवश्यकता है। पांचवा है आत्मानुभूति, आत्म सिद्धि पूर्ण की आवश्यकता थी। ये आवश्यकताएं हैं। यह सिद्धांत अधिक लोकप्रिय तथा मान्य है, परंतु इसकी भी मनोवैज्ञानिकों ने खूब आलोचना की। इसके अनुसार यह माना जाता है कि सभी व्यवहारों की आवश्यकता को संतुष्टि के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। याद रखना है अपने को कि शारीरिक आवश्यकता तथा सुरक्षा आवश्यकता मानव के साथ साथ पशुओं में विद्यमान होती है। यानी शारीरिक आवश्यकता तथा सुरक्षा आवश्यकता मानव के साथ साथ पशुओं में विद्यमान होती है। शिशु को गर्भावस्था के दौरान ही शारीरिक, भोजन और सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। रहने के लिए मनुष्य को मकान, सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता होती है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, इसलिए उसे समूह, परिवार या समाज की अत्यंत आवश्यकता होती है।
इसके पश्चात वह सामाजिक प्रतिष्ठा भी महसूस करता है, अतः उसे समाज से सम्मान की आवश्यकता होती है। इन सब के पूर्ति के पश्चात उसे आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है। मेसले के अनुसार यह मानव की आवश्यकताओं का सबसे उच्च श्रेणी का स्तर है। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रणोद यानी न्यूनता का सिद्धांत, ये क्या है? अभिप्रेरणा के प्रणोद या न्यूनतम अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1943 में क्लार्क लियोनार्ड हल ने के द्वारा किया गया था। अनुक्रिया प्रारंभ करने तथा बनाए रखने में हल ने भूख, प्यास, नींद, काम जैसे जैविक प्रणोदों की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया। उसके अनुसार यह जैविक प्रणोद व्यक्ति के आंतरिक तनाव उत्पन्न करते हैं, जिसे दूर करने के लिए प्राय व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। यही चालक अर्थात तनाव व्यक्ति को विशेष व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसे पुश थ्योरी भी कहा जाता है। कालांतर में इस सिद्धांत का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और वर्तमान में यह पूर्णतः निरर्थक बन चुका है। उसके बाद अगला आता है, वो आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका था? सिगमंड फ्रायड का था। अभिप्रेरणा के प्रमुख कारक मूल प्रवृत्ति अचेतन मन माना जाता है। फ्रायड ने दो आधारभूत मूल प्रवृत्तियों, प्रथम जीवन मूल प्रवृत्तियां, द्वितीय मृत्यु मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार प्रमुख अभिप्रेरणात्मक स्रोत माने हैं। उनके अनुसार प्राय व्यक्ति सकारात्मक कार्य जीवन मूल प्रवृत्ति से तथा विध्वंसात्मक कार्य मृत्यु मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि अचेतन मन, जो व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं का द्योतक माना जाता है, वे व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करता है। इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन व्यक्तित्व वाले अध्याय में किया जा चुका है। उसके बाद विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत आता है। यानी विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है, इसे अपने देखना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो सोलमैन व कॉर्बेट है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दो दो विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है, अतः यह दोनों भावनाएं व्यक्ति को प्रेरित कर देती हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आता है। यह मत व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसमें थोर्नडाइक की अहम भूमिका रही है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समस्त व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाले अनुक्रिया से माना जाता है। प्राणी किसी उत्तेजना के होने पर ही स्वाभाविक क्रिया करता है। इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन जिन्हें सिद्धांतों में किया गया है। उसके बाद है लेविन का सिद्धांत आता है। यानी लेविन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कुर्ट लेविन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कुर्ट लेविन ने किया। इन्होंने स्थान विज्ञान से बड़ी सहायता ली है। इनका कहना है कि किसी परिस्थिति विशेष से व्यक्ति का व्यवहार उन तत्वों पर द्वारा प्रचालित होता है जो आसपास के वातावरण के बीच कार्य करते हैं। यदि वातावरण में उत्साह मिलेगा तो वह आशावान बना रहेगा, और अगर वातावरण भयपूर्ण रहेगा तो वह निराशा से घिरा रहेगा। और उन्होंने जीवन के विकास में अभिप्रेरणा को अत्यधिक महत्व माना। तो ये लेविन का सिद्धांत है। उसके बाद अगला आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्वर्ड विश्वविद्यालय मनोवैज्ञानिक डेविड सो मैक्लेरिन के प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में इनका सहयोग एटकिंसन व होवियांगा ने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। किसी चीज को अपने से करने और उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति छोटी उपलब्धि से अभिप्रेरित होकर बड़ी उपलब्धि के लिए प्रयास करता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा में व्यक्ति के लिए आत्म सम्मान, सफलता, आदर, प्रेम, सुरक्षा, प्यास आदि महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका अभिप्रेरणा था। द मेजर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन।
तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे इस चैनल के अंतर्गत यहीं पे सभी क्लासें आएगी, पूरा आपका रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सिलेबस है वो करवाया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।